8th क्लास से लेके 10th 12th ग्रेजुएशन, इंजीनियर्स, ज्ञानी का डिग्री, मौलवी का डिग्री या शास्त्री का डिग्री भी लेके आप जा सकते हैं। इवन लॉ ग्रेजुएट्स हैं, दे कैन जॉइन एज जैक ब्रांच। इंजीनियर्स हैं, दे कैन जॉइन एज। मैं हूं जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं रीड माय स्टोरी चैनल पर, जहां पर मैं इंटरव्यू करता हूं ऑथर्स को, स्पीकर्स को, कोचेस को, सेलिब्रिटीज, एंटरप्रेन्योर्स और कई तरह के लोगों को। आज हमारे साथ में है लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी। इनका जन्म मेरठ के एक छोटे से गांव में हुआ था। वहां से इनकी आरंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज से इन्होंने 12th पास की और मेरठ कॉलेज से ग्रेजुएशन की और साथ में श्री जगदीश लूथरा जी के सांध्य में रोजमेरी इंस्टीट्यूट से भारतीय सेना में जाने के लिए तैयारी की और इनका चयन 1996 में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए हुआ और वहां से इन्होंने 16 सिख रेजिमेंट को ज्वाइन किया बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट। और भारतीय सेना में जाने के बाद इन्होंने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में रहकर अपनी बहादुरी से, साहस से और रण कौशल के साथ आतंकवादियों के खिलाफ हौसले के साथ काम किया। और इसके अलावा सर ने कई अलग अलग मुख्यालयों में भी रहकर अपना उत्कृष्ट सेवा प्रदान की। सेवा के दौरान जनरल ऑफिसर कमांडिंग से सर को प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ और अपने जीवन काल में सर ने एजुकेशन के दौरान एनसीसी में भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कैडेट रहते हुए एनसीसी में काफी योगदान दिया। और रिटायरमेंट के बाद सर ने 2 वर्षों तक मेरठ में एनसीसी कैडेट्स को गणतंत्र दिवस के लिए परेड की तैयारी करवाई और इसके साथ ही 22 वर्षों के गौरवशाली सेवा के उपरांत सर ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली और उसके बाद अपनी जो ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की, जहां पे मेरठ और मेरठ के आसपास के बच्चों को सर एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें उनको भारतीय सेना में जाने के लिए साथ ही साथ आर्मी सर्विसेज के अलावा एयरफोर्स, नेवी और पुलिस फोर्सेस के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके अलावा सर कई संस्थानों के साथ में भी जुड़े हुए हैं, जहाँ पे यूथ को काफी ट्रेनिंग और काफी प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वो गौरवशाली भारत के भविष्य का निर्माता बने और साथ ही साथ अपना बेहतरीन योगदान देने की कोशिश करें। तो चलिए आज बात करते हैं सर के साथ में और जानते हैं सर की जर्नी कैसी रही है। तो वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। थैंक यू जितेंद्र। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे हमारे हमेशा मन में रहता है कि हम बड़े होके कुछ करना चाहते हैं, तो सभी के मन में अलग अलग विचार रहते हैं कि डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। तो जब आप पढ़ रहे थे तो उस टाइम आपके मन में किस तरह के विचार थे कि आप किस करियर को चुनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं लाइफ में, और फाइनली किस तरह से आप आज जो करियर चुनने के बाद इतने सब वर्षों तक डिफेंस फोर्सेज में रहने के बाद में आज एक इंस्टीट्यूट चला रहे, तो क्या उस थॉट प्रोसेस या उस विचार के और आज के जो डिफरेंसेस हैं उसमें क्या डिफरेंस है? ओके जितेंद्र, ये कि बचपन में बच्चों के अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों को देखकर हम इम्प्रेस होते हैं कि अच्छा ऐसा है तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तो गांव में हमारे घर में एक कैलेंडर हुआ करता था जिसमें 3 छोटे बच्चे जो है डिफेंस फोर्सेज की यूनिफॉर्म में, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी की यूनिफॉर्म में होते थे। वो टंगा होता था कैलेंडर, तो मेरे को बड़ा प्रभावित करता था। मेरा बड़ा मन करता था कि यार ऐसे वर्दी मैं भी पहनूं। और जब थोड़ा कभी कभी गाँव से शहर की तरफ जाना होता तो जो हमारी बस थी वो कैंटोनमेंट से यानी कि छावनी क्षेत्र से होकर गुजरती थी। तो वहां पर हम फौजियों को देखते थे, कभी दौड़ते हुए, कभी परेड करते हुए या कुछ और एक्सरसाइज करते हुए आते जाते। तो मेरा बड़ा मन होता कि यार ये बस थोड़ी देर को ये रुक जाए यहाँ पर और मैं इनको फौजियों को देखता रहूं। बड़ा मतलब बहुत इंप्रेसिव लगता था। इनफैक्ट कभी कभी जब कोई फौजी गाड़ी गुजरती थी, फौजी गुजरते थे तो उनको जय हिंद बोलना, सैल्यूट करना, तो एक मतलब वहीं से ये होता था कि
कि यार मैं भी फौज में जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि लाइक प्राइमरी एजुकेशन जैसे आपने खुद ही बताया, आपको मालूम है कि मैंने गांव से ही ली, लेकिन उसके बाद क्या है, अगर जो है वो गांव से हमको शहर लेके आ गए, और जब शहर में आ गए तो वहाँ कैंटोनमेंट में जाना आना होता नहीं था, तो वो फौजी यादें भी या फौज के प्रति जो रुझान था वो धीरे धीरे धूमिल होने लगा। लेकिन उसके बाद जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आया था 9th क्लास में, और 10th क्लास के दौरान में मैंने एक फौजी को देखा वहां पे, तो मैं और मेरा क्लासमेट जो है हम उसके पीछे पीछे चल दिए, और जब हम उसके पास पहुंचते उनको मिले, पता चला कि वो एनसीसी वाले हैं, तो मैंने उनसे कहा कि सर हमें भी एनसीसी चाहिए। ही सेड कि बेटा ये मिड सेशन चल रहा है, इस दौरान नहीं मिलेगा, आप नेक्स्ट ईयर जब क्लास का शुरुआत होगा तब ले सकते हैं। एंड देन अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ईयर यानी कि 11th क्लास में मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, और जो यूनिफॉर्म का चार्म था, इनफैक्ट बड़े शौक से मैं वो यूनिफॉर्म को तैयार करता था, और जब मैं उसे पहन के जाता था परेड के लिए तो बस मेरे को ये लगता था कि मैं फौजी बन ही गया है। इनफैक्ट मेरे फादर तो वो मेरे को कहते थे कि हमें ये पहन के ऐसे खाली नहीं बना जाता, इसके लिए पढ़ना भी होता है। और इनफैक्ट जब मैं ग्रेजुएशन में आया, इनफैक्ट उससे पहले मैंने एनडीए का एग्जाम दिया जब मैं स्कूल के दौरान था 12वीं क्लास में, राइट। और की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था, परेड पे और उस पे खेलने पे कूदने पे बहुत ज्यादा ध्यान, और मैं एनडीए का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। तो देन आई रियलाइज कि यार पापा ठीक कहते हैं कि पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा लेट मी फाइंड आउट समबडी जो पढ़ा सकता है मुझे ना इस रास्ते को आगे बढ़ा सके, जो मैं इस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ वहां मुझे पहुंचा सके। तो तभी मेरे को पता चला कि एक रोजमेरी इंस्टीट्यूट है, वहां पे श्री जगदीश कुत्रा है जो इस तरह की तैयारी कराते हैं, और मैंने वहां ज्वाइन किया। अगले 3 साल क्योंकि जो पहली पढ़ाई थी उसको भी पूरा टेक ऑन करना था, और मैंने वहां तैयारी की, और फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों को कई बार क्या ऐसे दिमाग में होता है कि फौज में जाने के लिए ना फिजिकली फिट रहना ही इनफ है, क्योंकि ऐसा नहीं है। टू बी एन ऑफिसर, और इनफैक्ट आज की तारीख में तो एक जवान बनने के लिए भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ और जो आपका एक यू कैन से एक मन में जो कुछ करने की जो भावना है वो खाली ड्रीम नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आपको उस पर वर्क भी करना चाहिए। खाली हम सोच विचार करते रहते हैं कि अच्छा अब हम फौजी बनेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें उस पर वर्क भी करना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि वहाँ क्या कंटेंट पूछा जाता है, किस तरह की प्रिपरेशन हमको करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So that I did. That's how I got selected. Then I got commissioned into Sikh Regiment, और मैं वहाँ 22-23 साल रहा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने मतलब यू कैन से एक एडिशनल पंजाबी लैंग्वेज जो मैं पढ़ भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। That's how that life went on. That's really wonderful because आर्मी का जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में ही एक अनूठा एक्सपीरियंस है, और वहाँ पे जितनी सारी चीजें आप करते हैं और सीखते हैं वो आपको बाहर एनवायरनमेंट में बाहर रहते हुए सीखने को नहीं मिलती, वो तो है। तो सर अगर मैं बात करूं जो चीजें को लेकर आप पैशनेट हैं अपनी लाइफ में, वो कौन सी चीजें हैं जिनको लेके आप बहुत ज्यादा पैशनेट है और हमेशा बस जुनून की तरह मतलब उनके पीछे लगे रहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ठीक है, मैंने 22 साल 23 साल जो इंडियन आर्मी में सर्व किया, और फिर मैंने वॉलंटरली वहां से रिटायरमेंट भी ले लिया, और आज मैं एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, योद्धा मिलिट्री एकेडमी, जहाँ पे मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ फौज में जाने के लिए। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आज भी मतलब ठीक है मैं फौज के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी आज भी मुझे वो फौज उतनी ही अट्रैक्ट करती है जितना मुझे उस बचपन के दौरान करती थी। मेरी बटालियन मेरे को ऐसा आज भी लगता है, या जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपनी बटालियन में जाने का मन करता है, जाता हूँ, अपने उन जवानों के साथ मिलता हूँ जिन्होंने मेरे साथ सर्व किया है, जो वो भी रिटायर हो गए हैं। और उसके अलावा जो आज की तारीख में जो मेरा वन एंड ओनली पैशन, दैट इज माय एकेडमी, वेयर आई विश कि मैं इस क्षेत्र के युवाओं को सही रास्ता दिखा सकूं, उन्हें बता सकूं कि कैसे वो तैयार करें, कैसे वो पढ़ाई करें, कैसे वो अपने आप को फिजिकली फिट बनाएं। मैं हमेशा हर दिन यही सोचता रहता हूं कि क्या ऐसा प्लान बनाया जाए सो दैट मैक्सिमम लोगों को, और यू कैन से कि विदाउट मच ऑफ एक्सपेंडिचर, उनका कम से कम खर्चा हो, और वो एक सही रास्ते को, सही ट्रैक पे जाके अपनी
अपनी जो ड्रीम्स है उनको पूरा कर सके। बिकॉज मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो हमारे यहाँ एनवायरमेंट है वो इस तरह का है कि लोग मिसगाइड बहुत करते हैं। कुछ तो बच्चों का एज इट इज पता नहीं होता, खुद भी नहीं पता होता। उसके अलावा यू कैन से टाउट्स है या कुछ लोग ऐसे जो जस्ट फॉर यू कैन से सेक ऑफ मनी वो लोगों को मिसगाइड कर देते हैं। तो मैं उनके खिलाफ मुहिम है और मैं चाहता हूं कि जो ऋण मेरे ऊपर है इस मिट्टी का, इस मेरे धरती का, मेरे गांव का, जिसने मुझे गाइड किया, मेरे गुरु ने मेरे को पढ़ाया लिखाया, कि मैं उससे किस तरह उऋण हो सकूं, किस तरह मैं अपने उस दायित्व को पूरा कर सकूं कि जो गुरु ने मेरे को दिया है मैं उसको आगे कैसे फर्दर कर सकूं। उसके लिए मैं हमेशा पैशनेट रहता हूं और दिन रात मेरी यही प्लानिंग रहती है कि हाउ शुड आई अपनी जो ज्ञान है या जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको इन युवाओं के साथ कैसे शेयर कर सकूं और कैसे उनको मैं आगे बढ़ा सकूं। दैट इज ओनली पैशन आई हैव एज ऑफ। एंड मैं बात करूं जो चीज आपने अभी बताई कि किस तरह से आप पैशनेट हैं इन चीजों को लेके, कि आप युवाओं को तैयार कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए, अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है जो ना सिर्फ देश के प्रति समर्पित है, बट मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि उन युवाओं के प्रति भी समर्पित है जो अपने आप को देश के लिए न्यौछावर करना चाहते हैं या देश के लिए समर्पित करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है जो आप कर रहे हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी कहा वो भी है, फिर लोग मिसगाइड भी करते हैं और कई ऐसे छोटे इलाके भी हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल भी नहीं है। तो इस टॉपिक के बारे में भी अभी हम बात करेंगे डिटेल में, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका वर्क एक्सपीरियंसेस जो डिफेंस फोर्सेस के साथ रहा, आपने 22 साल आर्मी में दिए, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ एग्जांपल्स या कुछ ऐसी स्टोरीज होंगी जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ में? या डेफिनेटली। देखिए, इट्स नॉट ओनली ए जॉब, ये कोई खाली जॉब ही नहीं है, एक मतलब मैं कहता हूँ इट्स वे ऑफ लाइफ। लाइक जिसमें मैंने जन्म लिया, एक तो वो घर है मेरा, दूसरा घर है मेरी मिलियन, मेरे वो जवान जिन्होंने मेरे साथ नौकरी किया, इनफैक्ट आज भी। और वो ऐसे इतना हम यू कैन से कि हमारा इतना अच्छा सामंजस्य और इतना प्रेम होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपके जो अपने जो बिल्कुल खास हैं, ब्लड रिलेशन है, वो आपके लिए वो नहीं कर सकते जो आपके साथी, जो कॉमरेड्स जो आपके साथ सेना में रहते हैं, वो आपके लिए कर देते हैं। जस्ट ऑन वन देयर। और ऐसे में आपको मतलब एन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ कि जब मेरे जवान ने मेरे आगे खड़े होकर बोला कि साहब तुसी पीछे आ जाओ, सामने तो फायर आ सकता है, यानी कि वो मेरा जवान वो गोली खुद खाने को तैयार है मेरी रक्षा के लिए। तो दैट काइंड ऑफ यू कैन से बोन होमी कॉमरेडरी, दैट काइंड ऑफ प्यार मोहब्बत, इवन आज भी मतलब नॉट इवन यू कैन से सिंगल डे व्हेन आई डोंट गेट कॉल फ्रॉम माय यूनिट या मेरे यूनिट के किसी जवान का कॉल नहीं आता, ऐसा कोई शायद दिन जाता हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो हम फौज में जो जीवन बिताते हैं और यू कैन से हम प्राइम ऑफ आवर लाइफ, यानी कि अराउंड 21-22 साल की एज में आप फौज में चले जाते हैं और 40 साल तक या 42 साल तक, 45 साल तक जो आपका लाइफ का जो मेन यूथ है, उस जीवन को आप वहां पे बिताते हैं, उन जवानों के साथ बिताते हैं, उन ऑफिसर्स के साथ बिताते हैं। तो वहां पर जो हमारा आपस में प्यार मोहब्बत और एक जो यू कैन से होमली फीलिंग आती है, वो मैं नहीं समझता हूँ किसी और प्रोफेशन में, किसी और सर्विस में। करेक्ट। बाकी जो आपको एडवेंचर और जो यू कैन से एक डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ, आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के साथ और रहते हैं और बहुत शानदार जिंदगी आपको जीने को मिलती है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसी जगह आप जाते हैं जो मैं कहता हूँ कि मिलियंस ऑफ मनी होने के बावजूद भी यू कैन नॉट गो ओवर देयर। इतनी प्यारी प्यारी जगह होती है। प्लस लाइक बीइंग ए फौजी, यदि आपको कोई फौजी, भले ही आपका कभी उससे कोई संपर्क न रहा हो और कभी आपने एक साथ सर्व भी ना किया हो, लेकिन जस्ट बाय नोइंग इट कि बोथ आर फौजी, तो आप हमारा आपस में कनेक्शन और यू कैन से एक कम्युनिकेशन ऐसे हो जाता है कि जैसे हम बचपन से ही जानते हो एक दूसरे को। राइट। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इट इज अ डिफरेंट kind of profession, different kind of life you lead, different kind of people you meet. In spite of that, you all are one. और यदि एक जो हम कहते हैं ना कि अनेकता में एकता,
यदि वो देखनी है तो यू कैन फाइंड इट ओनली एंड ओनली इन आर्म फोर्सेस, राइट, वेयर यू विल फाइंड अ मुस्लिम ऑफिसर झूला झूला रहा होता है कृष्ण भगवान को, ओके, और एक हिंदू ऑफिसर अपने ट्रुप्स के साथ रोजे रखे हुए होता है, या सारे जवान मस्जिद में जो है नमाज अदा कर रहे होते हैं, या गुरुद्वारा साहब जा रहे होते हैं. लाइक आई बीइंग मतलब born in a Hindu त्यागी ब्राह्मण फैमिली, and I have been to गुरुद्वारा साहब more than the times I went to temple or any मंदिर. और जो उसका ग्रंथ साहब की सवैया है, जो उसके बोल हैं, वो मुझे किसी और संस्कृत के श्लोक या मंत्रों से ज्यादा वो मेरे को याद है. And you can say I am more of a Sikh than a Hindu, है ना? Because I spent days with those people, those who follow Sikh tradition or Sikh religion. तो you can see, जब आप फौज में चले जाते हैं, जो आपके ट्रुप्स का रिलीजन होता है, जो उनका रहना सहना होता है, कि आप वो जिंदगी ज्यादा अच्छे से जीने लगते हैं. तो काइंड ऑफ यू कैन से रीबर्थ. एक जन्म मेरा मेरे घर में हुआ और एक जन्म मेरा मेरी बटालियन और मेरे रेजिमेंट में हुआ. तो दैट काइंड ऑफ लाइफ. एंड सीरियसली मतलब ये जो एक्सपीरियंस है ये कहीं और तो मिल नहीं सकता, वो तो बात पक्की है. बट जो कनेक्टिविटी होती है लोगों के बीच में डिफेंस फोर्सेस में, बिकॉज मेरे फादर भी आर्मी से रहे हैं, तो मैंने भी वो कैंट एरियाज में मैं रहा हूँ, तो मैंने भी वो देखा, वो जो बॉन्ड होता था वहाँ हमारे बीच में, बच्चों में भी आपस में, वो बॉन्ड सिविल एरिया में आने के बाद में मतलब आई ऑलवेज मिस दैट. तो मतलब वो कनेक्टिविटी, वो बॉन्ड, फिर वो साथ में हम लोग जाते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, बट वो मिसिंग है बाहर आके, बाहर की लाइफ में. तो रियली हैट्स ऑफ टू दैट. और नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पे मूव करता हूँ. मैं अब ये जानना चाहता हूँ सर, अभी आप जो अपनी एकेडमी चला रहे हैं और उसके साथ साथ कई और इंस्टीट्यूट्स में जाके आप डिस्कशन फोरम्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं ताकि वो सही राह को पकड़ें, और डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो उनको आप एजुकेट भी करते हैं. तो उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन अगला ये है कि यहाँ से आगे अगले 5 से 10 साल में आपका विजन, मिशन या गोल क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? और देखिए, एज इट इज हमारी एकेडमी है ऑलरेडी, इट्स अ रेजिडेंशियल एकेडमी, जहाँ पे हम बच्चों को यही हॉस्टल में रखते हैं और एक तरह से फौजी लाइफ को हम उसमें उनको ट्रेन करते हैं. जैसे फौज का रूटीन होता है, सेम रूटीन हम यहाँ पे फॉलो करते हैं. लाइक अर्ली मॉर्निंग फिजिकल ट्रेनिंग होगा, आफ्टर दैट यू कम बैक, हैव अ बाथ, देन ब्रेकफास्ट करिए, then come for the classes, है ना? After that go for lunch, again in the evening go for game or some physical activity, or again in the evening, or you can say after last night some classes, and then you go off to sleep after having dinner. तो ऐसे ही फौजी लाइफ होती है. राइट. फ्यूचर जो मेरा एम है, जैसे हमारे देश में कुछ सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल है, बट वो बहुत लिमिटेड है. उसमें बहुत लिमिटेड को जो है वो ट्रेनिंग करने का या वहाँ पे पढ़ने का मौका मिल पाता है. जैसे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, RIMC देहरादून में है, उसमें मैक्सिमम 2 to 3 वैकेंसी पर स्टेट है, 25 वैकेंसीज होती हैं वो एवरी 6 मंथ. ऐसे ही जो मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल है उसमें भी बहुत लिमिटेड वैकेंसी है जिनमें बच्चे जा पाते हैं. तो सभी बच्चों को उस तरह का मौका नहीं मिलता. इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा यू कैन से प्राइवेट मिलिट्री स्कूल में बनाऊं जहां पर हम 6ठी क्लास से बच्चों को ट्रेन करना शुरू करें, उन्हें देखना, ऑब्जर्व करना शुरू करें कि इन विच डायरेक्शन दे आर फॉलोइंग, और अकॉर्डिंगली आफ्टर 9th class, 9th onwards, we keep tracking their profile and keep training according to their choice. राइट. मेन आज की तारीख में स्ट्रीम जैसे जनरली बच्चे होते हैं कि आफ्टर या कि 12th जनरली दे ट्राई टू ज्वाइन इंजीनियरिंग, और दे ट्राई टू ज्वाइन मेडिकल्स और NDA, या फिर इन फ्यूचर आपका आज की तारीख में क्लैट है लॉ वगैरह के लिए. तो माय प्लान इज कि आई शुड हैव ए स्कूल जहां पे हम उनको बचपन से उसी, पहले तो उनका प्रोफाइल देखें कि बच्चे का किस तरफ इंक्लिनेशन है, किस तरफ वो जाना चाह रहा है. Correct. और अकॉर्डिंगली आफ्टर 9th क्लास हम उसको उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसकी डिजायर है, जिस डायरेक्शन के लायक है वो, उस हिसाब से उसको ट्रेन करें. इंस्टेड ऑफ, क्या आज की तारीख में आपने ट्रेंड देखा होगा कि बच्चे जो है वो कॉलेज स्कूल से जो है ओनली अटेंडेंस काइंड ऑफ थिंग, कि वहां पे सिर्फ एक डमी एडमिशन ले लिया एंड दे ज्वाइन आकाश, फिटजी एंड अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर देयर पर्टिकुलर यू कैन प्रोफेशन, चाहे वो मेडिकल के लिए हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो, समथिंग लाइक दैट. तो मेरा प्लान है कि हम
अपना स्कूल ऐसा बनाएं कि जहां पे हम बच्चों को उनके प्रोफेशनली या जिस तरफ वो जाना चाहते हैं उसी हिसाब से हम उनको ट्रेन करें, उसी हिसाब से हम उनकी पढ़ाई पे और उनकी जो एक्टिविटीज है, उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उसी तरह उनको डाइवर्ट करें, ना कि ऐसे कि कॉमन फॉर ऑल एंड उसके बाद वो इधर उधर भटकते रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके या इधर उधर अपना पैसा बर्बाद करें। तो व्हाई कांट वी डू इट फ्रॉम स्कूल डेज ओनली? तो दैट इज माय विजन, माय फ्यूचर प्लानिंग इज आई एम वर्किंग ऑन इट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इन फ्यूचर आई मे गेट दिस सक्सेस in this field and we'll be able to create such kind of environment and such kind of school where हम बच्चों को सही दिशा दे रहे हैं। करेक्ट। और सर अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन लेस एजुकेशन सिस्टम है, बिकॉज वहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, बट ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि किसी बच्चे को अगर किसी डायरेक्शन में जाना है उसके लिए क्या उसको प्रिपरेशन करना है, कैसे वो प्रिपरेशन कर सकता है, कोई डायरेक्शन, कोई गाइडेंस। जी सर। I want to say कि everybody is in the same boat, whereas we have to see their direction, किसको किस तरफ जाना है, तो उसको उसी बोट में राइड कराए ना जिस डायरेक्शन में उसने जाना है। अदरवाइज व्हाट हैपेंस आफ्टर रीचिंग टू दैट पॉइंट दे आर लुकिंग लेफ्ट राइट कि अब कहाँ जाएं हम। राइट। और वो सिचुएशन जो बनती है वो टाइम वेस्टिंग सिचुएशन बनती है, क्योंकि हम डायरेक्शन पे सही फोकस नहीं करेंगे तो हम अपना टाइम भी काफी वेस्ट कर देते हैं उस वजह से। तो आपने बहुत ही अच्छा विचार रखा है, ये अगर आप करते हैं और ये अगर स्कूल इस तरह का शुरू होता है तो ये हेल्प करेगा काफी बच्चों को सही डायरेक्शन सही समय पर चुनने के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो सर अब हम बात करते हैं कि आपके जो जर्नी रही है अभी तक पर्सनली प्रोफेशनली, उस जर्नी में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी चीजें नई सीखी, तो उनमें से 2-3 चीजें वो कौन सी हैं जो आपको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है आपकी लाइफ के? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो दो इट इज सेड बाय स्वामी विवेकानंद, बट मेरे जो गुरुजी श्री जगदीश टूत्रा जी, वो हमेशा उनका एक ये वाक्य रहा कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वंडरफुल। अदरवाइज क्या होता है कि हम कई बार क्या होता है थोड़े दूर चलते हैं और थक जाते हैं, और थकने के बाद अगेन वी लॉस्ट आवर डायरेक्शन। तो एक बार यदि चल दिए, एक बार यदि आपने कुछ सोच लिया, कीप वर्किंग हार्ड, आई एम वेरी श्योर later or sooner you will reach to your destination. True. आज नहीं तो कल आपको मंजिल मिल ही जाएगी। तो इसलिए एक बार यदि आपने ठान लिया, देखो बच्चों को या किसी को भी, मैं मतलब नथिंग पर्टिकुलर, बट आई एम सेइंग कि एक बार डू योर इंट्रोस्पेक्शन, अपना जो आत्म विश्लेषण कीजिए, एंड देन अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ सेलेक्ट योर एम, एंड उसके फिर उसकी तरफ बढ़ चलिए और start working towards that direction. Definitely you will achieve it. So that is you can say vakya for from Swami Vivekanand is give always inspiration to me, और मैं हमेशा इस बात से इंस्पायर होता रहता हूँ कि आज नहीं तो कल I'll be able to achieve my aim. I am working towards that. Okay, so that is the thing. वंडरफुल। और स्वामी जी की तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी लाइफ में अगर हम फॉलो करें तो दैट कैन लाइक क्रिएट मिरेकल्स। ये तो काफी अच्छी बात करी सर आपने। तो अगर हम बात करें, जैसे हम लोग बात कर रहे थे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, डिफेंस में जो लोग जाना चाहते हैं, तो कई बार ये इन्फॉर्मेशन फ्लो जो है, जैसे अगर हम छोटे विलेजेस, जैसे आप भी छोटे विलेज से हैं, तो इन्फॉर्मेशन फ्लो वहां तक पहुंच नहीं पाता, लोगों को कई बार चीजों के बारे में पता नहीं चल पाता। तो उस वजह से क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्लो ना होने की वजह से या लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से वो सही जगह तक नहीं जा पाते या सही तरीके से अपने को तैयार नहीं कर पाते। तो उसी के बारे में मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर किसी को डिफेंस फोर्सेज में जाना है तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो एक तो कहाँ से अवेलेबल है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, और साथ ही क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या उनको अपने लिए तैयारी करना चाहिए? देखिए, एज ऑन डेट जो सोशल मीडिया है और लाइक मोबाइल, इंटरनेट, दे आर ऑल वेरी इजीली अवेलेबल एंड ये पहुंच चुके हैं गांवों तक। और गवर्नमेंट की जो साइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी, यानी कि जिसको भी यदि आर्मी ज्वाइन करना है या एयरफोर्स ज्वाइन करना है, जस्ट ही हैज टू राइट ही वांट्स टू ज्वाइन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह वगैरह, व्हाटएवर वेयर ही वांट्स टू बी। दूसरा उनको मालूम होना चाहिए कि हमें क्या किस तरह तैयार करना है अपने आप को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्यूआर है, जो रिक्वायरमेंट है आर्म फोर्सेस की, उस रिक्वायरमेंट को साइट पे देख सकते हैं। अदरवाइज इट इज अवेलेबल थ्रू दिस जो रिक्रूटमेंट ऑफिसेज है वहां के थ्रू भी अवेलेबल है। और बाकी जो दूसरे जो यू कैन से सोशल यू कैन से
ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू भी बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं, इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारे थ्रू भी वो दे कैन कॉल अस, दे कैन गेट टू नो कि हमें क्या तैयारी करनी है। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक युवा को यदि वो मेडिकली और फिजिकली फिट है तो आर्म फोर्सेस उसके लिए कैरियर बन सकते हैं। कई बार होता क्या है कि बाय बर्थ दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन से, जैसे एक बहुत ही कॉमन सी फॉल्ट होता है और जिसका जनरली पता भी नहीं चलता है, कलर परसेप्शन का, दे कैन नॉट मेक आउट अबाउट द कलर्स। तो बेसिकली मेरा उन युवाओं से एक आग्रह है जो आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, किसी भी जो यू कैन से आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं या इंस्टीट्यूशन लाइक अस, दे कैन कम टू अस, दे कैन गो टू द डॉक्टर्स, गेट देमसेल्फ मेडिकली चेक्ड सो दैट लेटर ऑन दे शुड नॉट बी सरप्राइज कि भाई ये क्या हुआ, ये तो हमारे में कमी है, ये प्रॉब्लम। बिकॉज तरह की चीजें होती हैं जिनका हम या युवाओं को पता नहीं होता है और बाद में वो बड़ा मायूस फील करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिजिकल, यदि जो उनका फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है उनको पास करने के बाद जब उनका मेडिकल चेकअप होता है तो उन्हें पता चलता है कि अच्छा हमें तो कलर परसेप्शन की प्रॉब्लम है, या नॉक नीज है, फ्लैट फुट है, या जो हाथों का एंगल है वो ठीक नहीं है, या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह की उनको जानकारी होनी चाहिए, दे शुड गेट देमसेल्फ मेडिकली चेक्ड। उसके अलावा फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। जैसा नॉर्मली सबको मालूम होना चाहिए कि फौज में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एक जवान के लिए, वो दौड़ का होता है, 1600 मीटर की दौड़। उसके लिए उन्हें किसी ना किसी ग्राउंड में, किसी ट्रैक पे प्रॉपर दौड़ना चाहिए, इंस्टेड ऑफ लाइक आपने भी नोटिस किया होगा, हम भी देखते हैं कई बार युवा जो है वो सड़कों पे दौड़ते रहते हैं, एंड उसमें क्या होता है तो उनके जो बॉडी है, उनके जो पैर हैं उनमें डिफेक्ट आ जाते हैं। उसके अलावा क्योंकि दौड़ जो होती है वहां पे सर्कुलर उसमें होती है कि नहीं 400 मीटर के 4 राउंड लगाने होते हैं 1600 मीटर पूरा करने के लिए। सड़क पे स्ट्रेट दौड़ना और वो एंगल में दौड़ना, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में दौड़ना होता है, उसमें फर्क आ जाता है। तो ट्राई एंड गेट होल्ड ऑफ ए ग्राउंड, या फिर किसी स्टेडियम में, या फिर किसी एकेडमी का, या कहीं किसी कॉलेज का ग्राउंड है, उस ग्राउंड में उनको अच्छे कोच के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट थिंग इज दे शुड डू देयर स्टडीज आल्सो, बिकॉज फिजिकल एग्जाम के बाद दे हैव टू अपीयर इन रिटन एग्जाम आल्सो। लिखित परीक्षा भी तो देनी है। करेक्ट। और लिखित परीक्षा बहुत टफ नहीं होती, लेकिन जिस तरह आजकल जो एजुकेशन का जो माहौल है, स्पेशली इन रूरल एरियाज और जो बी ग्रेड स्कूल्स हैं, वहां पे बहुत अच्छा जनरल अवेयरनेस बच्चों को नहीं होता है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या इवन आर्मी से रिलेटेड बुक्स हैं, या आर्मी के जो पर्टिकुलर टेस्ट को लेके बुक्स अवेलेबल है, उनके माध्यम से उन्हें अपनी पढ़ाई फिजिकल प्रैक्टिस के साथ साथ वो भी करते रहना चाहिए यदि वो वास्तव में सफल होना चाहते हैं। एंड दे शुड हैव दैट डिटर्मिनेशन कि भाई मुझे होना है तो होना है, बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी टू गेट इनटू, बिकॉज 400 लड़कों की भीड़ होती है, उसमें दौड़ना होता है और उसमें पहले 20-25 में आना होता है, तभी उसमें आप पास हो पाते। करेक्ट। तो उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए डिटर्मिनेशन के साथ और पढ़ाई भी करनी। करेक्ट। दिस इज लाइक वेरी एप्ट इंफॉर्मेशन, टू द पॉइंट। और कई बार हम लोग जैसे विलेजेस वगैरह में जाते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो रोड पे दौड़ रहे होते हैं। आपने ये पॉइंट आउट सही चीज की है। वो जो रोड पे दौड़ रहे होते हैं, कुछ टाइम के बाद उनके पैरों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो भी जाती है। तो ये कॉमन इशू मैंने भी सुना है कई बार। उसमें क्या होता है ना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम यदि आप रोड पे हार्ड सरफेस पे दौड़ेंगे तो आपके जो फुट है उसका फ्लैट फुट होने के चांसेस होते हैं, आपके लिगामेंट टियर हो जाता है, आपके नीज में प्रॉब्लम आ जाती है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम आ जाती है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स अकर व्हेन यू आर रनिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। और वो टेस्ट भी आपका रोड पे नहीं होता, वो जमीन पे मिट्टी वाले ट्रैक पे आपका दौड़ होता है। तो इसलिए किसी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एस्ट्रोटर्फ या उस तरह की ट्रैक की आवश्यकता हो, लेकिन मिट्टी वाला ट्रैक होना चाहिए। और दे शुड यूज गुड काइंड ऑफ शूज एंड सॉक्स। कई बार क्या होता है कि बच्चे नंगे पैर ही दौड़ते रहते हैं, दे अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं, बिकॉज बच्चे क्या है कि बहुत सारे चीजों में पैसा वेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑन राइट थिंग। यदि उन्होंने दौड़ का प्रैक्टिस करना है तो अच्छे जूते, अच्छे मोजे का इस्तेमाल बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना भी पैरों में प्रॉब्लम हो जाती है लगातार प्रैक्टिस।
करेक्ट। और बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने ये रेज किया है सर, काफी हेल्पफुल होगा लोगों के लिए। तो इसी के साथ में जैसे प्रिपरेशन की बात हम लोग कर रहे थे, अगर किसी को प्रिपरेशन करना है तो आर्मी में किसी को जवान से भर्ती होना है या किसी को ऑफिसर रैंक से भर्ती होना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है और क्या प्रिपरेशन की जरूरत है? जी देखिए, आर्मी में 8th क्लास ऑनवर्ड्स रिक्रूटमेंट की पॉसिबिलिटीज हैं। 8th क्लास से लेके 10th 12th ग्रेजुएशन, इंजीनियर्स, इवन इफ यू आर इनटू द फील्ड ऑफ यू कैन से आप यदि सिख हैं तो बाबा जी की जो उसमें रिलीजियस टीचर आप जाना चाहते हैं तो उसमें आपने ज्ञानी का डिग्री, मौलवी का डिग्री या शास्त्री का डिग्री भी लेके आप जा सकते हैं। इवन लॉ ग्रेजुएट्स हैं, दे कैन ज्वाइन एज जैक ब्रांच। इंजीनियर्स हैं, दे कैन ज्वाइन एज यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होती है, उसके थ्रू भी आप डायरेक्ट एसएसबी जा सकते हैं। इवन जो 12th क्लास में बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होता है और जेई मेंस उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो दे कैन आल्सो अप्लाई फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसमें वो डायरेक्ट एसएसबी का कॉल आ जाता है, तो वो भी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा जो बच्चे 11th 12th में पढ़ रहे हैं, मैं अभी ऑफिसर बनने की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जवानों की भी बता दूंगा जी जी कि एनडीए एग्जाम जो है सबसे पहला एग्जाम होता है, जो व्हेन यू आर अपीयरिंग इन 12th यू कैन अपीयर इन एनडीए आल्सो। तो आप अपने 12th के साथ साथ एनडीए का एग्जाम भी दे सकते हैं, उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपने 12th स्टैंडर्ड का मैथ, साइंस which includes physics, chemistry and zoology, botany, history, geography, current affairs, इन सब का यदि आपने अच्छे से तैयारी किया है तो it's not very difficult to crack NDA written exam. Right. उसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद या while appearing in final year of graduation you can appear for CDS exam, तो उसमें भी दो ऑप्शन है। एक डायरेक्ट एंट्री दैट इज फॉर परमानेंट कमीशन, वो IM में जाते हैं, उसके लिए आप मैथ्स, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, वो 3 एग्जाम दे सकते हैं। और जिनको मैथ एक हर्डल लगता है, कई बार होता है कि मैथ इज अ बिग हर्डल फॉर सम स्टूडेंट्स, तो दे कैन अप्लाई फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड उनके लिए ओनली जीके एंड इंग्लिश एग्जाम इज देयर एंड दे कैन जॉइन OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई एंड from there they can become officers. बाकी मैंने US एंड टेक्निकल एंट्री स्कीम और जैक ब्रांच वगैरह का बता दिया है। उसके अलावा यदि मैंने जैसे बताया 8th क्लास onwards, तो there are some trades in which only 8 pass are required, और सभी के लिए जैसे हाइट और उसका जो फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्ट क्लर्क्स, ऑल जवान्स आर सपोज टू बी 170 सेंटीमीटर्स हाइट होना चाहिए, जो प्लेन के रहने वाले हैं। उसके अलावा जो पहाड़ के रहने वाले हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन जो प्लेन एरिया के रहने वाले हैं उनका हाइट मिनिमम 170 से होना चाहिए। चेस्ट 80 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। बाकी उसका जो मेडिकल फिटनेस, जैसे मैंने बताया कि ही शुड नॉट हैव फ्लैट फुट, नॉक नीज, जो हाथ एंगल है वो सीधा होना चाहिए, कलर परसेप्शन क्लियर होना चाहिए। ये सर्टेन बेसिक रिक्वायरमेंट है टू बी ए जवान। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज द बैकबोन ऑफ इंडियन आर्मी, दैट इज जनरल ड्यूटी सोल्जर, जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है, सबसे ज्यादा बच्चे उसके लिए तैयारी करते हैं। उसके लिए मिनिमम 10th पास होना चाहिए, जिसमें 45% उसके मार्क्स टोटल आने चाहिए, और हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना चाहिए। क्लर्क बनने के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट 162 सेंटीमीटर है, और क्वालिफिकेशन जो है वो 12th होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। उसके पास हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए। उसको मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए। यदि मैथ नहीं है तो अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, कॉमर्स वाला साइड भी हो सकता है। ऐसे ही नर्सिंग असिस्टेंट के लिए हाइट सेम 170 सेंटीमीटर, 12th क्लास में बायो होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स उसके होने चाहिए ओवरऑल, और हर सब्जेक्ट में 45% उसका होना चाहिए। सेम वे टेक्निकल एंट्री यू शुड हैव 170 सेंटीमीटर हाइट एंड 12th में PCM होना चाहिए, so that और उसमें 50% marks and 45% in each subject. So as a technician you can join armed forces. तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है एक सोल्जर को बनने के लिए। बाकी मैं यहाँ बता दूं कि ऑफिसर बनने के लिए कोई किसी तरह का स्टिपुलेशन यहाँ पे नहीं है कि कितने % आपका NDA में जाने के लिए कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है। You should be passed even by if you have by grace marks, no issue. You can join NDA. During your interview you have to just
clarify yourself कि why, for what reason you could score this much only, why you could not score that much higher marks, तो वो आपका एक satisfactory reply होना चाहिए. And certain officer like qualities you should possess. उसके लिए आपको अपने आप को, आपकी personality को आपको change करना पड़ेगा. If required, should do your introspection whether I have these 15 officer like qualities or not. If I have, how should I represent them during my interview? So there are certain things. उसके लिए बहुत सारे institutions ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको गाइड भी करते हैं. बाकी ये certain qualities जो होती हैं वो बुक्स में, नेट पे, हर जगह अवेलेबल है. If somebody wants कि what all qualities we should require, they are available. Just they have to write on the net, Google. You will get all the information. Correct. इस समय इतना मुश्किल नहीं है. Because of social media, all informations are available very easily on internet. That's really wonderful. On a lighter note, जैसे आपने बताया जवान की क्राइटेरिया जो है थोड़ा टफ है as compared to officer. तो अगर कोई जवान ना बन पाए तो ऑफिसर बन सकता है. Yeah, I am one of them. It happens sometimes we talk like this कि यार जवान नहीं बन पाए तो क्या वो अफसर तो बन गए. But जवान not that easy. Correct. और बेसिकली ऑफिसर बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए दैट इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू जवान. आपका लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा. और किस तरह से आप उस स्ट्रेस सिचुएशन में अपनी टीम को मैनेज करते हैं, वो चीज अगर है तो ही आप ऑफिसर बन सकते हैं. बिकॉज हर किसी में वो चीजें नहीं आती. That's really wonderful thing, सर. आपने समराइज किया सारी चीजों को. That's really wonderful. तो अब मैं सर वापस से आपके पास आता हूँ और आपके बारे में थोड़ा और बात करते हैं. तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आपने बताया था कि बचपन में आप काफी इंट्रोवर्ट थे, फिर ग्रेजुअली आप एक्सट्रोवर्ट बने. तो ऑन टू दैट नोट, तो वो जर्नी कैसी रही, किस तरह से वो बदलाव आए और उसका जो इम्पैक्ट था वो आप पर, आपकी लाइफ पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से पड़ा? देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि मेरा एजुकेशन वाज फ्रॉम माय विलेज और आफ्टर दैट व्हेन माय फादर डिसाइडेड और हमको वो शहर में बेसिकली एजुकेशन के लिए लेके आए, तो या तो यूं कहें कि शहर का रहन सहन, बोली, भाषा वो थोड़ा सा डिफरेंट था. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई बिकम लिटिल शाय, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट. आई इवन बिलीव मी, स्कूल में टीचर्स से इवन टॉयलेट जाने के लिए मेरे को हेजिटेशन लगता था. और कई बार इफ माय मदर यूज्ड टू सेंड मी टू सम नेबर्स हाउस, तो उनके घर के दरवाजे पे कई बार आधा घंटे खड़े रहता था, जस्ट वेटिंग और थिंकिंग हाउ शुड आई एंड व्हाई शुड आई रिंग द बेल. और उसके लिए कई बार मेरे को डांट पड़ती थी, कई बार 2-4 थप्पड़ भी लग जाते थे. बट वो एक अंदर ऐसी कुंठा सी अंदर बन गई थी. एंड आई यूज्ड टू फील वेरी यू कैन से मीक एंड यू कैन से थोड़ा अजीब सा फील होता था. बट gradually when I came into 11th class and I joined NCC, वहां से काफी चेंज आए. और उसके बाद जब जैसे मैंने बताया कि मैं लूथरा सर का स्टूडेंट रहा, लूथरा सर ने मेरे को ग्रूम किया, उनके पास ज्वाइन किया, तो वहां से अंग्रेजी भी सीखा, बोलना भी सीखा, लिखना पढ़ना सीखा और एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ. और धीरे धीरे आई कुड मेक माई सेल्फ सो कॉन्फिडेंट कि मैं SSB फेस कर सका, पास कर सका. फिर फौज का ट्रेनिंग, फौज का लाइफ, और उसने फिर अपने आप को पूरा ही चेंज कर दिया. दो आई यूज्ड टू प्ले गेम्स, बट वहां भी शांत रहना, चुपचाप रहना, किसी से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन ना करना. बट उसका जब ये चेंज हुआ, स्पेशली मैं इसमें कहूंगा NCC और लूथरा सर का बहुत बड़ा हाथ है, उनका आशीर्वाद है. उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया. इवन ही यूज्ड टू मोटिवेट मी टू टेक क्लासेस, पढ़ाने के लिए मोटिवेट किया. आई स्टार्ट गिविंग सम ट्यूशन. तो उससे धीरे धीरे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनते चले गए. और फिर फौज में आके तो यू हैव टू बी लिटिल यू कैन से गलीबल, और यू हैव टू हैव दैट गिफ्ट ऑफ गैप. और वो धीरे धीरे आ गया और अब कोई परेशानी नहीं होती है. अब तो आई कैन टॉक मच एज यू वांट और ऑन एनीथिंग आई कैन टॉक. तो बेसिकली मुझे जो लगता है उसका रीजन था, मुझे अपनी जो गांव की भाषा थी, ग्रामीण शैली जो थी, उस पे शायद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे महसूस होता था. और मैं आज इस इंटरव्यू के माध्यम से सभी सुनने वालों को ये भी बताना चाहता हूँ, वट एवर इट इज, वन शुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ योर जो आपकी मदर टंग है, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर, हमारी देश की भाषा का जो हमारी हिंदी भाषा है उसका ही एक हिस्सा है.
वो हमारे यू कैन से पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं, चाहे वो लोकल भाषा के हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करना चाहूंगा कि हमारी गांव की भाषा में दीवार को भीत कहा जाता है। Correct. और कहने वाले, भीत आज की तारीख में बोलने वाले और उसको समझने वाले शायद कम लोग होंगे, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए भीत से ही भीतर बना है और भीत से ही भित्ति, जिससे भित्ति चित्र वगैरह है वो सब बना है। रस्सी को गांव में जेवड़ी बोल देते हैं। यू शुड नॉट फील कि हमने रस्सी को रोप बोला या जेवड़ी बोला। इट इज वन ऑफ द सिनोनिम ऑफ दिस सेम थिंग। तो वन शुड हैव प्राउड, यस, उसको अपनी भाषा में इंप्रूवमेंट लाना चाहिए और जितनी भी भाषाएं सीख सकें सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी जो मदर टंग है, अपनी जो ग्रामीण शैली है या जो अपनी लोकल लैंग्वेज है, उसका भी हमें फक्र होना चाहिए। उसके कारण से हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या उस तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं महसूस करना चाहिए और न ही वो इंफीरियरिटी का कोई रीजन है। लैंग्वेज कैन बी एनी टाइम एनीवेयर, कोई भी भाषा कभी भी जब जरूरत पड़ेगी तो आप सीख ही लेंगे। जैसे माहौल में रहेंगे वैसे ही आप भाषा अडॉप्ट कर लेते हैं। तो दैट इज द इशू। तो वन शुड नॉट गेट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दिस थिंग कि हमारे को भाषा नहीं आता है तो हम अपने आप को इंफीरियर समझें और बात करते हुए झिझकें। आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि यस, ये भी हमारी भाषा है। करेक्ट। और आप भी एक एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है। आप बिल्कुल एक गांव से आते हुए फिर उसके बाद आपने हिंदी को तो अपना इम्प्रूव करा ही करा, इंग्लिश भी सीखी और सिख रेजिमेंट में जाके आपने पंजाबी बोलनी, पढ़नी, लिखनी वो भी सीखी। तो हेड्स ऑफ टू यू। तो मतलब आपने सही कहा कि हम एनवायरनमेंट के हिसाब से चीजें सीख जाते हैं। दैट इज नॉट अ बिग डील। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे बेसिक्स है वो बेसिक्स रहेंगे। हमें ये उसको लेके कभी ये नहीं सोचना कि चाहिए कि वो बेसिक्स की वजह से हमको शर्मिंदा होना पड़ेगा या कुछ। वो हमारे बेसिक्स हैं, हम में हैं, वो हट नहीं सकते। तो उसको तो हमें सम्मान देना जरूरी है और उसके साथ में जो चीज हम सीख रहे हैं उसको भी सम्मान देना जरूरी है। बिल्कुल थॉट सर। तो अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, क्योंकि हमें हमेशा किसी न किसी का सपोर्ट मिलता है, जरूरत भी पड़ती है, तो आपकी जर्नी में वो कौन लोग रहे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया काफी ज्यादा? देखिए, मेरी जिंदगी में वैसे तो सभी के माँ बाप और भाई बहन सब सपोर्ट करते, मुझे भी किया, लेकिन मेरी लाइफ में दो ऐसे पिलर रहे जिन्होंने मुझे ऐसे सपोर्ट किया कि शायद कोई नहीं कर सकता, और वो मेरे पिताजी और मेरे गुरुजी श्री जगदीश लूथरा। ये दो व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने ऐसे सपोर्ट किया कि मैंने जो भी चाहा, जो भी उनसे मांगा या जो भी मैंने सोचा, he was always there for me कि हाँ ठीक है, you carry on with this। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जब मैंने 12th साइंस स्ट्रीम से किया था और मेरे फादर he wanted me to do graduation also in the same stream, और मुझे लगता था कि नहीं यार, मेरे को ये मुश्किल पड़ जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। Since I have to join army, तो उसमें मेरे को कोई जरूरी नहीं है कि मैं BA करूं या BSc करूं। तो when I put this thing across to him, he immediately agreed कि ठीक है। In fact, मैं एक और बात बताऊं, he wanted me to be a lawyer because my father was a lawyer, and he wanted me to be a lawyer। And when I told him कि पापा मुझे तो फौज में जाना है, तो he said कि okay, go ahead। हालांकि मैं चाहता था कि तू मेरे साथ प्रैक्टिस में आए, लॉयर बने, बट सिंस इट इज योर डिजायर, गो अहेड। सेम वे जो मेरे गुरु हैं श्री जगदीश लूथरा जी, उन्होंने भी मेरे को मतलब इस तरह, जब उन्होंने मेरी हालत देखी और उन्होंने उसी के हिसाब से मेरे को धीरे धीरे ग्रूम किया। इवन व्हेन आई रिटायर्ड, आई टुक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एंड आई सेड कि सर, आई वांट टू जॉइन द सेम प्रोफेशन और सेम बिजनेस व्हिच यू आर डूइंग। इनफैक्ट दिस कुड बी, मतलब ही कुड हैव थॉट कि यार इट इज मतलब एक कॉम्पिटिशन आ रहा है, बट wholeheartedly he supported me. He told me all nuances of this profession, and as on date also he keeps taking the feedback from me. कम से कम हफ्ते में 2-3 बार मेरे से फोन करके, कई बार विजिट करके, हाउ यू आर डूइंग, हाउ यू आर ट्रेनिंग द नेक्स्ट जनरेशन। तो वो मुझे आज भी गाइड करते रहते हैं। तो इन दोनों का सपोर्ट मेरे को ऐसा लगा बिल्कुल ऐसे कि जिसका कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। उसके अलावा बहुत लोग हैं चारों तरफ। हालांकि सपोर्ट मैं कहता हूँ कि
लोग कहते हैं कि लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं ये कहता हूं कि नहीं, हर कोई सपोर्ट करता है मेरे को हर तरह से, चाहे वो किसी भी फील्ड के लोग हों, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के लोग हों, सोशल मीडिया के लोग हों, हर तरफ से मुझे सपोर्ट मिला और हर तरफ से उन्होंने मेरे को ये कहा कि भाई ठीक है, आप कीजिए जो भी आप कर सकते हैं, और आई एम गेटिंग ऑल द सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम एबल टू रन माय एकेडमी प्रॉपर्ली, और विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मेरा एकेडमी का अच्छा खासा नाम है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो आई एम गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग सपोर्ट नहीं करते, आपकी इंटेंशन, आपका ध्येय साफ होना चाहिए, करेक्ट, आपको हर सपोर्ट करेगा, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम एवरीवेयर। दैट्स रियली वंडरफुल। अगर आप सही हैं, आपकी डायरेक्शन सही है और आपकी इंटेंशन सही है तो सपोर्ट हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, वो तो फॉर श्योर है। दैट्स रियली वंडरफुल। सो अगर मैं बात करूं सर, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन हमें हमेशा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से मिलता है और कई बार हमें जरूरत भी पड़ती है तो हम एक्सप्लोर भी करते हैं। आप अपना मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कहाँ देखते, कैसे देखते? देखिए, स्वामी विवेकानंद वाक्य है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यही ब्रह्म वाक्य मेरे गुरुजी श्री जगदीश लूथरा जी ने मुझे दिया, और मैं ये समझता हूँ कि इससे जो मोटिवेशन मिलता है कि आप लगातार सतत परिश्रम करते रहो, यू विल रीच टू द टारगेट। जब आपने एक बार अपना इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद आपने अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, अपना एक एम डिसाइड कर लिया है, फिर उसके पीछे जब तक आप उसे प्राप्त ना कर लो, लगे रहो, एंड लेटर और सूनर समटाइम्स इट मे हैपन कि आपको थोड़ा सा डिले हो जाए उसमें। यू शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड कि भाई मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं होगा। कई बार ऐसे मौके आते हैं दैट यू फील कि यार बहुत मुश्किल होगा, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लगे रहेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन योर व्हाटएवर एम यू आर टेकिंग। इसका अलावा मेरे सर्विस के दौरान, सेना में सर्विस के दौरान मेरे कई सारे ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और आज भी वो मोटिवेट करते हैं। मेरे कमांडिंग ऑफिसर रहे कर्नल चिमन सिंह राठौर, एंड मैं उनको एक बहुत ही एक उसमें आइडियल की तरह उनको रखता हूँ एज ए कमांडिंग ऑफिसर। ही हैज डन ए वंडरफुल जॉब। और जिस तरह हम, जब आई यूज्ड टू बी यंगस्टर, तो हमको जिस तरह मोटिवेट करते थे और जिस तरह सपोर्ट करते थे, उससे लगता है कि यस, when you are right, you will get all the support from your seniors, your colleagues, your juniors, and you will get success. So these are few motivational people, or you can say motivational जो मुझे मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। That's really wonderful। और आपने जो उदाहरण दिया स्वामी विवेकानंद का, तो उनकी तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, अगर हम उसको फॉलो करना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ तो बाय डिफॉल्ट ही बहुत सुंदर हो जाएगी। Yeah, definitely। राइट सर। तो अब हम सर बात करते हैं सक्सेस को लेके। आपका विचार सक्सेस को लेके क्या है? आप क्या सोचते हो कि सक्सेस आपके लिए क्या चीज है? सक्सेस, स्टेप बाय स्टेप, सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन। यू कैन नॉट से कि आज मुझे सक्सेस मिल गया है। आफ्टर दैट सक्सेस इज अ जर्नी। आप जब 5th क्लास में होते तो 5th क्लास पास करना एक आपका, जैसे ही पास किया तो वो सक्सेस हो गई। आफ्टर दैट बोर्ड एग्जाम दिया, बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए, बहुत बढ़िया, सक्सेस हो गया। बट आफ्टर दैट व्हाट? अगला बोर्ड है, उसके बाद आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, तो व्हाट? कॉम्पिटिटिव पास हो गया तो फिर ट्रेनिंग भी करना है, ट्रेनिंग से पास आउट हो गए तो एवरी डे देयर इज अ वन पीक टू क्लाइंब आपके सामने है। तो success is nothing. Success is your journey. And whenever you stop, when you get satisfied, that means that day you are dead. You don't have any aim in front of you. That means you are finished. So every time, every day, there should be one aim in front of you, and you should strive to move towards that. So success is a journey, not a destination. So like मैंने फौज ज्वाइन भी किया, उसके बाद पूरा अपनी तरफ से 22-23 साल वहां पे भी दिए, उसके बाद वहां से रिटायरमेंट भी ले लिया। Was that a success? Yes, up to some extent that was success. But after that again I am working. There are so many, you can say, peaks ahead of me. जैसे जॉन मिल्टन का है ना, and miles to go before I sleep. True. Woods are lovely, dark and deep, and miles to go before I sleep. तो बहुत लंबा है, and every step,
every step is a you can say you are moving towards success, but after that success there is one more destination you have to achieve. So keep moving, don't stop. Definitely, that is the only key to like moving ahead. So सर, अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि कोई मैसेज एडवाइस आप हमारे साथ, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करिए, तो 2-3 चीज क्या है जो आप शेयर करेंगे आज? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए या किसी भी XYZ किसी भी पर्सन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड डू हिज इंट्रोस्पेक्शन एंड ही शुड गेट टू नो मैं किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता हूँ, एंड अकॉर्डिंगली अपना लक्ष्य, अपना ध्येय चुने, एंड देन व्हाट आई सेड कि नाउ यू हैव selected it, now start working towards that. You should have that determination. If I have decided this, मैंने अपना आत्मविश्लेषण किया, मैंने डिसाइड कर लिया कि this is my target, अब उस टारगेट को अचीव करने से पहले रुकना नहीं है. Whatsoever it is, you may get failure at times, you may not get success. So what? Keep moving, you will succeed one day. So मेरा सभी से ये कहना है, don't get disheartened in between by failures. Failures are the steps to success. कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी व्यक्ति जब भी कोई काम को लेके चलता है तो इंस्टेंटली सक्सेस नहीं मिलता है, एकदम से सक्सेस नहीं आता है. सक्सेस को आने में समय लगता है, उसके लिए काम करना पड़ता है. तो डोंट स्टॉप वर्किंग, डोंट गेट डिसहार्टेंड कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या नहीं होगा मुझसे. लेटर और सूनर आपको सफलता मिलेगी. भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है. और God help those who help themselves. जो आप खुद मेहनत करता है, अपनी हेल्प खुद करता है, उसके लिए पूरी कायनात, पूरे समाज और सारी सपोर्ट जो है उसको मिलती है. तो he will definitely get success. So this is my message to all. Don't get disheartened in between. Keep moving ahead. लगे रहो, ठान लो, सबसे पहले ठान लो और मान लो कि वो तुम्हें करना है, और उसके बाद लग जाओ. बिल्कुल, करना है तो फिर करना है. करेक्ट. थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली वंडरफुल. आपने जो सारे चीजें शेयर की, आपने प्रोसीजर बताया, रिक्वायरमेंट्स बताई आर्मी में, डिफेंस में जाने के लिए, और साथ ही साथ जो क्राइटेरिया है, किस तरह से लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को, वो चीज आपने शेयर की. तो आपने बहुत ही मतलब इजी तरीके से बताया. कोई भी इस वीडियो को, इंटरव्यू को देखेगा तो उसके लिए काफी हेल्प होगी. और आपके साथ बात करके काफी सारी चीजों के बारे में हमने बात की, मुझे काफी अच्छा लगा. और मैं चाहता हूँ कि हम आगे और कई चीजों के बारे में बात करें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो डिफेंस का रहा है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपने फेस की होंगी. कभी ऐसी लोकेशंस पे आप रहे होंगे जहाँ पे वो चैलेंजेस आपने देखे होंगे. तो बहुत सारी लर्निंग रहती है किसी भी एक डिफेंस पर्सनल की लाइफ में. तो किसी और दिन हम उस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस में से कुछ चीजें चुन चुन के निकालेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और लुकिंग टू इट कि हम वो जल्दी डिस्कशन करें. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. इट वाज रियली वंडरफुल हैविंग यू हियर. आई मस्ट आल्सो थैंक यू टू गिव मी दिस प्लेटफॉर्म. और मेरी बात, मेरा मैसेज ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, उसके लिए आपने प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए मैं भी बिल्कुल तहे दिल से आपका आभारी हूँ. थैंक्स अ लॉट. जय हिंद. जय हिंद सर. और साथ ही साथ मैं आपका सोशल मीडिया और वेबसाइट का लिंक शेयर करूंगा इस पॉडकास्ट के साथ में, सो दैट कि लोग जो देखेंगे वो आपसे कनेक्ट भी कर पाएं. और कई लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि वो आके आपकी एकेडमी ज्वाइन करें, आपसे ट्रेनिंग लें और जो उनका ऑब्जेक्टिव है डिफेंस में जाने का वो फुलफिल कर पाएं. और साथ ही साथ थैंक यू वेरी मच आप सभी को. आप सब ने आज का इंटरव्यू देखा, सर के साथ हमारी बातचीत सुनी, देखी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी और आपको अच्छा लगा होगा ये देखकर, ये सुनकर, समझकर. तो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैव अ गुड टाइम. थैंक यू एंड बाय बाय.